नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। एपी 116 अंतरिक्ष सिटी सिडकुल पहुंचे सीएम धामी। आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सीएम धामी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम धामी पहुंच चुके हैं हरिद्वार। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। एपी 116 अंतरिक्ष सिटी सिडकुल पहुंचे हैं। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो एपी 116 कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम धामी। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। एपी 116 अंतरिक्ष सिटी सिडकुल पहुंचे हैं सीएम धामी। आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं इस समारोह में शामिल होंगे। 19 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम लेंगे हिस्सा। तो आज कई दिनों के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा महाराष्ट्र में, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम धामी भी पहुंचेंगे। कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी होंगे, पहुंचेंगे महाराष्ट्र। वहीं सीएम धामी भी महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, कितने बजे वो जाएंगे महाराष्ट्र, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर महाराष्ट्र की जो नवनिर्वाचित जो महायुति सरकार है उसके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए और दोपहर ये कह सकते हैं कि 2:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र पहुंचेंगे। मुंबई में जो आजाद स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जहां पर महाराष्ट्र की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होना है। आज ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के इस नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और देश के विभिन्न राज्यों से, यानी देश के 19 राज्यों से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसलिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण भी था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के कई जो प्रत्याशी वहां पर थे उनके लिए स्टार प्रचारक की भूमिका भी वहां पर अदा करी थी। विधानसभा के चुनाव प्रचारक में स्टार प्रचारक के रूप में वो वहां पर गए भी थे और जिन जिन सीटों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार वहां पर किया था, उन सीटों पर पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भारी मतों से जीते हुए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब सरकार के नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण यहाँ पर मिला तो आज वहां पर जा रहे हैं और शाम को जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना यहां पर जताई जा रही है और ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो राज्य के जो विभिन्न विषय है उन विषयों पर बातचीत होने का काम वहां पर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो राज्य के जो ज्वलंत जो इशूज है, जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं का प्रमुख विषय यहाँ पर सरकार के सामने है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो अब देखना यही होगा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो क्या कुछ उन मुलाकात पर रहता है और किन किन विषयों पर बातचीत यहाँ पर होती है। बिल्कुल, आज सीएम धामी महाराष्ट्र पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सवाल यही है अभय, क्योंकि सीएम धामी के साथ क्या और भी दिग्गज नेता उत्तराखंड के शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं महाराष्ट्र, या फिर सीएम धामी अकेले ही जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी से जो जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ही महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां पर नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, कह सकते हैं कि जो राज्यसभा सांसद है, जो सांसद है वो दिल्ली में इस समय मौजूद है। जो सदन की जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई का वो हिस्सा वहां पर बने हुए हैं और सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होकर जो राज्य के जो विभिन्न विषय उन विषयों को उठाने का काम सदन के भीतर कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह सकते हैं कि पार्टी के एक स्टार प्रचारक है। पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उनको एक नई पहचान यहाँ पर मिली है। उनकी जो छवि है, उनका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के प्रचार प्रसार में कह सकते हैं कि सभी लोग उसके मुरीद हैं, इसलिए उनकी हर जगह पार्टी की सबसे डिमांड यहाँ पर की जाती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत वहां पर मिली है, उनके जो विधायक वहां पर जीते हैं, उसमें कई सीटों पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार वहां पर किया था और वहां पर भी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भारी मतों से जीते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण के बाद आज महाराष्ट्र के दौरे पर है और ये कहा जा सकता है कि दोनों ही राज्यों के बिल्कुल अभय शानदार भूमिका निभाई, शानदार जीत मिली है महायुति को। ऐसे में सीएम धामी भी आज महाराष्ट्र दौरे पर होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अब बने रहिए अभय, हमारे साथ आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में नगर निकायों की तरह त्रिस्तरीय पंचायतों में भी, जिसमें से हरिद्वार को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। पंचायती राज सचिव की ओर जारी आदेशों में ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है, तो वहीं जिला पंचायतों में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का सीएम आवास कूच टल गया है, जिसको देखते हुए पंचायती राज सचिव ने प्रशासक नियुक्त की व्यवस्था की स्टडी करने और नियमान के अनुसार कार्यवाही किए जाने को लेकर कमेटी गठित कर दी है। देहरादून से खबर सामने आ रही है। भाजपा ने निकाय को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गेरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में रमेश गारिया, पिथौरागढ़ में गोविंद पिलख्वाल और वहीं अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल, काशीपुर में तरुण बंसल निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर सियासत भी तेज है, वहीं भाजपा के द्वारा प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में कुलदीप कुमार जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गेरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, इन तमाम वरिष्ठ अधिकारी को की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करते हुए ये तमाम जनप्रतिनिधि नजर आएंगे। इसी तरह 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो बीजेपी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश में जल्द होंगे निकाय चुनाव, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और प्रदेश में चुनाव को लेकर प्रभारियों की नियुक्ति भाजपा के द्वारा की जा चुकी है, जिसकी लिस्ट अब सामने आ गई है। प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव होंगे जिसको लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम तैयारी की जा रही है और अब भाजपा के द्वारा प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।
वहीं राजधानी देहरादून में बीते रोज पुलिस लाइन स्थित मैदान पर पत्रकारों और कांग्रेस के युवा साथियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां इस घटना पर माफी मांग रहे हैं और घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनके मिसकम्युनिकेशन के चलते यह घटना हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगते हुए कहते हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वह उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था के साथ दुर्भावना से काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही ऐसा काम करती है। इस पूरे घटना के बाद अब सियासत का जो तापमान है वो चरम पर है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना देहरादून में हुई और जिसके लिए मैं पूरा दोष पुलिस प्रशासन को देता हूं। हमेशा की तरह पुलिस गिरफ्तार करके मेरे को और मेरे साथियों को पुलिस लाइन ले गई और जैसा हमेशा होता था स्टेयर्स में बैठाया जाता था, सीढ़ियों में, और वहीं कार्रवाई होती थी। हमें पता नहीं था कि वहां पत्रकारों का कोई कार्यक्रम चल रहा है और शायद पत्रकारों को भी पता नहीं था कि पुलिस हमको वहां गिरफ्तार करके लेके आई है। पत्रकारों को शायद ये लगा कि हम उनका विरोध करने वहां आए हैं और उसी गहमागहमी में ये पूरी गलतफहमी के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अगर किसी को भी आहत कोई हुआ है उसके लिए मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारी कोई गंभीर बात होती है उसको पत्रकार साथी आगे बढ़ाते हैं और कभी किसी पत्रकारों के साथ कोई अन्याय होता है तो उसमें विपक्ष उनके साथ खड़ा होता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। आज हमारे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर उसके ऊपर हमला होता है पुलिस लाइन में, बहुत ही दुखद जो घटना आज घटी है। हमारे मीडिया के साथी जो अपना कार्यक्रम वहां पर कर रहे थे और कांग्रेस के जब लोगों को गिरफ्तार करके वहां ले जाया गया, यूथ के और प्रदेश अध्यक्ष की रहनुमाई में, वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी रहनुमाई में आज युवक कांग्रेस ने जिस तरीके से सचिवालय पर कूच करने का काम किया, मुझे लगता है कि वो उस कार्यक्रम की विफलता थी जो वो इतना हताश और निराश थे और उसी निराशा में उन्होंने आज पत्रकारों के साथ जिस तरीके से अभद्रता करी, मुझे लगता है वो उसकी जितनी भी हमें निंदा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को इस वक्त समझना चाहिए जो चारों तरफ से उनको हार मिल रही है, शायद उसी का कारण है कि आज वो इतने हताश हो चुके हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया का है उसके ऊपर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। तो कांग्रेस को ईश्वर सद्बुद्धि। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम घटा है पुलिस के जो मिसकम्युनिकेशन है, पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच का जो मिसकम्युनिकेशन है उसके चलते पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटा है। क्योंकि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में पुलिस के द्वारा उनको पहले सचिवालय से पहले रोकने का वहां पर किया गया। जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एग्रेसिव वहां पर हो रहे थे तो फिर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में ले जाने का कार्यक्रम वहां पर किया गया। लेकिन पुलिस के जो उच्च अधिकारी थे उनके द्वारा ना तो नीचे के जो अधिकारी थे उनको कोई सूचना देने का वहां पर किया गया कि पहले से ही पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। उत्तरांचल प्रेस क्लब का कार्यक्रम था जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वहां पर मौजूद थे और उस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर ही ये जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो वहां पर गिरफ्तार करके लाए गए थे। और उसी दौरान ये कह सकते हैं कि जो मिसकम्युनिकेशन था उसके चलते और संवादहीनता के चलते वहां पर इतनी गर्मजोशी वहां पर हो गई पत्रकारों और कांग्रेस के बीच में कि सीधे तीखी नोकझोंक वहां पर होने लगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस मामले को संभालने का काम वहां पर किया, उसके चलते कह सकते हैं कि कोई एक बड़ी घटना वहां पर होने से बच गई और कोई बड़ी घटना वहां पर नहीं हो पाई। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के और पत्रकारों के जो है कि आयोजन हो रहा था, पत्रकार वहां शामिल थे, फिर ये मिसकम्युनिकेशन कैसे क्रिएट हुई? यही एक सबसे बड़ा इस समय जांच का विषय है और सवाल भी उसी चीज को लेकर उठ रहे हैं कि पहले से ही वहां पर ये कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह से वहां पर उत्तरांचल प्रेस क्लब का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था कि वहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन वहां पर चल रहा था जिसमें रोजाना कोई ना कोई वरिष्ठ अतिथि वहां पर पहुंचते थे। पुलिस के ही जो देहरादून जिले के जो पुलिस कप्तान है वो वहां पर 2 से 3 बार वहां पर उपस्थित रहे हैं, वो भी
चीफ गेस्ट वहां पर है। कल भी ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम के दौरान कुछ समय पहले तक वो वहां पर मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा वहां पर मौजूद थे, लेकिन जो दूसरे जो अधिकारी पुलिस के कह सकते हैं कि जो दूसरे अधिकारी थे, चाहे वो सीओ सिटी की बात करें या एसपी सिटी की बात करें, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कम्युनिकेशन दूसरे अधिकारियों के साथ वहां पर नहीं किया गया, बल्कि सचिवालय से पहले जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सीधे पुलिस लाइन भेजने का काम वहां पर किया गया। ऐसे में ये कह सकते हैं कि पहले से ही जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो आक्रोशित नजर आ रहे थे वो सीधे वहां पर पहुंचे और उन्हें इस कार्यक्रम की पहले से कोई जानकारी मौजूद नहीं थी, उनकी तरफ से भी इसे एक सरकारी कार्यक्रम को समझने की भूल वहां पर की गई और ये कहा जा सकता है कि उसी भूलवश में ये सब चीजें पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा था। और उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर सत्ताधारी दल को विपक्षी दलों पर निशाना साधने का एक मौका और यहां पर मिल गया। उनकी तरफ से इसे विपक्ष की जो चुनाव में जो हार मिल रही है, विपक्ष को लगातार चुनाव में हार मिल रही है, उस हताशा के चलते इस घटना को जोड़ने का काम वहां पर किया जा रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है और अपनी जो हताशा है उसको दिखाने का उनकी तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल बहसबाजी हुई, तो क्या किसी को कोई घायल भी हुआ इस पूरे घटना में या फिर अभी माहौल में शांति है, प्रशासन अभी वहां तैनात है, क्या कुछ माहौल है अभी अभय? देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इन सब चीजों को समझने का प्रयास यहाँ पर करें कि आखिर जो चीज का जो मिसकम्युनिकेशन हुआ वो किस वजह से वहां पर हुआ। अगर संवादहीनता रही तो किन अधिकारियों के बीच में ये संवादहीनता वहां पर रही, उन सब चीजों को समझने का काम वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो ये कह सकता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो भी अपने उन सब चीजों को समझने का प्रयास यहाँ पर करें, जो आगामी जो कार्यक्रम जो रणनीति है उन रणनीतियों को बनाने का काम करें कि किस प्रकार से जो विपक्षी दल है कांग्रेस उनसे बातचीत वहां पर की जाए। माफी भी मांगा गया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस घटना के बाद। के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की तरफ से एक अपना जो वीडियो है उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का काम यहाँ पर किया गया, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांग रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनके ऐसी कोई भावना वहां पर नहीं थी जिससे इस प्रोग्राम को भंग करने का उनका कोई उद्देश्य रहा था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी वहां पर नहीं थी, इसीलिए उनकी तरफ से ये माफी भी मांग बिल्कुल माफी मांग ली गई है और इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस का घेराव कर रही है। बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस मामले पर अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया है और कई आरोप भी लगाए। सुनिए आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने क्या कुछ कहा है। पुलिस लाइन में घटित हुई वो घटना बेहद दुख की बात है और राजनीतिक परिवेश से अगर देखा जाए तो इस प्रकार के कृत्यों का, इस प्रकार की घटनाओं का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए। लोकतंत्र देश में हम रहते हैं और लोकतांत्रिक देश का एक संविधान है। धरने प्रदर्शन करने के भी अपने नियम हैं। निश्चित तौर पर जो कल घटना घटित हुई और जिस प्रकार से इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन और एलआईयू की नाकामी सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है, अफसोसजनक है और उत्तराखंड प्रदेश के लिए दुख की बात भी है। साथ ही कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया और जो व्यवहार सामने आया वो भी बेहद चिंताजनक है और उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी। वही खबर सोमेश्वर से है, जहां जाम लगने से आम जनता को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। बता दें कि सोमेश्वर के मुख्य चौराहे और बाजार के अन्य हिस्सों में प्रायः जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे आम लोगों, स्कूली बच्चों, पर्यटकों और व्यापारियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। वहीं बीते रोज मल्ली बाजार के मुख्य चौराहे पर गिरे छिना रोड में लगभग 1 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम में एम्बुलेंस, ट्रक, स्कूल बस, छोटे वाहन और पर्यटकों के वाहन भी देर तक फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस और कड़ी मशक्कत कर जाम को खुलवाने में कामयाब रही। हालांकि इस समस्या से निजात पाने के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन ने बात की है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया।
वहीं नौसेना दिवस पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नौसेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपराओं की सराहना की गई है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नौसेना दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश भी डाला। बताया गया कि इस दिन को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक अभियान में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट किए थे और समुद्री युद्ध में पहली बार एंटी-शिप मिसाइलों का सफल उपयोग किया गया था। आज के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ही कई दिन जो है भारत पाक युद्ध में हमारे नौसेना ने भाग लिया था और बहुत सक्रिय भागीदारी की थी। इसमें हमने करीब 19 जहाज पाकिस्तान के डुबा दिए थे और उसके साथ ही उनके करीब 1900 से भी ज़्यादा सैनिक जो है नौसैनिक ख़त्म हो गए थे। पूरा कराची हार्बर ख़त्म कर दिया गया था और उस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था चंगेज खान। उस चंगेज खान ऑपरेशन के विरुद्ध में ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। तो उसी दिन से नौसेना ने ये डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया। दिन हमने अपने जो हमारे वरिष्ठ नौसैनिक थे, वरिष्ठ नौसैनिक हमारे एक नरेंद्र जोशी जी हैं, जो कि आज 90 साल की उम्र के हैं। उन्होंने करीब सारी लड़ाइयों में 61 में, 65 में, 71 की लड़ाई में, सब में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका हमने सम्मान किया। कमांडर हीरा सिंह सांगा, जो कि 1971 की लड़ाई के पाकिस्तान वार के टाइम पर जो मिसाइल बोटों ने जो वहाँ कराची हार्बर में अटैक किया था, उसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। हमने आज उनको भी सम्मानित किया और हमारे सभी जितने हमारे नौसैनिक भाई हैं उन सबको भी हमने बहुत बहुत। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।